हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है जो कोड नंबर 89 है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ टेबल के थ्रू पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है। और ये जो मैं बात करने वाला हूँ ये पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, नॉट ओनली पेपर 2, पेपर 1 के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ आपकी जो यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, वहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से सुनना है, बिल्कुल शांति से इन टेबल्स के बारे में सुनना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, हम आगे बात करते हैं। इससे पहले कि इसके बारे में हम बात करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि प्ले स्टोर में अपनी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल के नाम से है, ठीक है। इसमें यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसके रजिस्ट्रेशन अभी जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है 20 से 30, इसके लिए हम 10 यूनिट्स की रिकॉर्डेड सेशन दे रहे हैं। 35 डेज की वैलिडिटी है। और पेपर 2 अगर किसी का EVS है, इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है फ्रेंड्स, ठीक है। जिसमें हम एक साथ 10 की 10 यूनिट का रिकॉर्डेड सेशन आपको दे सकते हैं, किसी भी टाइम आप पढ़ लें उसको, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात और कि जो नया सेशन स्टार्ट होना है, जो मीन्स दिसंबर एग्जाम के लिए हम नया स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही, इस पे रजिस्ट्रेशन वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आराम से चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से सारी बातों को सुनना है। आज हम बात करेंगे, एक टॉपिक है दैट इज हैलोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर 1 और पेपर 2 में बार बार कह रहा हूँ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो हम टेबल्स करेंगे वो टेबल्स कौन सी है एक बार मैं बता दूं। जैसे इसके बारे में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो एक तो ये है हैलोकार्बन्स के एग्जांपल है, CFC11 का फॉर्मूला है, इनका लाइफ टाइम है ये। और उसके बाद में ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल किसका है, कंपैरेटिवली रिलेटिवली हम CFC11 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में एक टेबल पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं, तो ध्यान से सारी बातों को सुनना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो हम बात शुरू करते हैं हैलोकार्बन से। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा हैलोकार्बन्स में क्या होगा, एक तो कार्बन होगा, ठीक है, और उसके अंदर कोई हेलोजन होगा, लाइक क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है ना। तो उनको बोलते हैं हैलोकार्बन्स। एक कोई भी हेलोजन होगा, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, किसके साथ, कार्बन के साथ। तो ये हैलोकार्बन है। और आपको पता है ये जो हैलोकार्बन्स होते हैं ये लॉन्ग वेवलेंथ की एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है ना। और एक तरह से ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, हरित गृह प्रभाव की ये गैसेज है, याद रखना, ठीक है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में। ये ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं मीन्स इसकी वजह से वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन क्लोरीन और जो ब्रोमीन एटम हैं जो इसके अंदर होते हैं हैलोकार्बन्स के अंदर, क्लोरीन और ब्रोमीन जो एटम होते हैं, क्योंकि हैलोकार्बन्स में क्या हो सकता है, कार्बन्स के पास क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। तो जो हैलोकार्बन में क्लोरीन और जो ब्रोमीन है ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाते हैं और इनकी एक एबिलिटी होती है जो ओजोन को क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं, ओजोन डिप्लीट करते हैं। हमने पढ़ा है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन डिप्लीट करता है। तो वहाँ पे जो क्लोरीन होता है वो बहुत ही फ्री रेडिकल रखता है, तो वो रिएक्ट करके ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमें क्या याद रखना है कि हैलोकार्बन्स नॉट ओनली कि वो ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, वैश्विक तापन करते हैं, उनकी वजह से क्या हो सकता है, ओजोन का भी डिप्लीशन यानी कि ओजोन का भी डिस्ट्रॉय होता है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो गुड ओजोन है उसका, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो हम आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं हैलोकार्बन्स है, इनकी 4 कैटेगरीज को आप देखते हो बेसिकली, ठीक है। 4 कैटेगरी कौन कौन सी है, एक आप बोलते हो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये 4 कैटेगरीज हैं। एक है CFC दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसके अंदर क्या क्या होगा, कार्बन होगा, फ्लोरीन होगा और क्लोरीन होगा, क्योंकि क्या है, क्लोरो है ना, फ्लोरो और कार्बन, ठीक है। क्लोरो कार्बन तीनों चीज होगी, एक तो होगी कार्बन होगी, एक फ्लोरीन होगी और एक क्लोरीन होगा। इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं होगा। ये तो है CFC के बारे में। अगर मैं बात करूं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन में, तो सीधी सी बात है CFC की तरह ही है ये, लेकिन इसके अंदर एक और क्या है, हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन इसमें और हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं बात करूं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के में, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में क्या होगा, हाइड्रोजन भी हो गया, फ्लोरीन भी हो गया और क्या हो गया, कार्बन हो गया। कार्बन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, और इसमें क्लोरीन नहीं होगा, सीधी सी बात है।
और एक है हेलोन्स के नाम से अगर बात करें तो कार्बन मॉलिक्यूल जिनके अंदर ब्रोमीन होगा, ठीक है, अलोंग विद क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये क्या हो जाएगा, हेलोन्स हो जाएगा। कोई भी कार्बन मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ब्रोमीन के साथ क्या हो, क्लोरीन और फ्लोरीन हो, तो उसको बोलते हैं हेलोन्स। ये आपको ध्यान रखना है। ये 4 कैटेगरीज हैं, इसको आप ध्यान रखने, ठीक है ना, बात समझ गए प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे धीरे धीरे इसको हम क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहे हैं। ये बेसिक बातें आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्या है, ये दे आर नॉन टॉक्सिक, ये विषैले नहीं है, नॉन फ्लेमेबल है, ठीक है ना, फ्लेम नहीं, नॉन फ्लेमेबल हो गया, नॉन रिएक्टिव है, एंड आर नॉट वाटर सोल्यूबल, और ना ही ये जल में घुलनशील है, वाटर में सोल्यूबल भी नहीं है। बस इनमें क्या है, दे हैड द टेंडेंसी टू डिस्ट्रॉय ओजोन, ठीक है ना, इनके अंदर जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है उसको डिस्ट्रॉय करने की इनके अंदर क्षमता या एबिलिटी या प्रवृत्ति होती है, किनके अंदर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बट नॉन रिएक्टिव है, नॉन फ्लेमेबल है, ठीक है ना, नॉन टॉक्सिक है, नॉन वाटर सोल्यूबल है, लेकिन इनकी एक टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति होती है क्या, स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन को क्या करना, डिस्ट्रॉय करना की। उसके बाद में HCFCs के बारे में बात करूं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में बात करूं, तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो रिप्लेसमेंट किया गया था CFC, यानी कि CFC के बारे में जब पता चला कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, तो इसकी जगह HCFC लेके आया गया, ठीक है, CFC को रिप्लेस करके क्या ले आया गया, HCFC लेके आया गया। लेकिन ये भी कोई सेफ नहीं है, दे डू स्टिल हैव द पोटेंशियल टू डिप्लीट द ओजोन लेयर एंड आर ग्रीन हाउस गैसेज, ये भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, और एक तरह से ये भी एक हरित जो ग्रह प्रभाव, यानी कि ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करूं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में, HFC के बारे में, इसके अंदर क्लोरीन नहीं है, देखो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, इसमें कोई क्लोरीन नहीं है, सो बेटर देन HCFCs, इससे अच्छा है ये, ठीक है ना, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से थोड़ा ठीक आया HCFC, ठीक है, लेकिन उससे बेहतर HFC, उससे ठीक, बिल्कुल ठीक नहीं, उससे ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन नहीं है, ठीक है। विद इन एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम अगर इसकी बात करें, अगर कितने टाइम तक ये एटमॉस्फेयर में रह सकता है, इसकी जो लाइफ टाइम है वो 14.6 ईयर है, 14.6 साल है। लेकिन अगर इसका ग्रीन हाउस गैस का पोटेंशियल देखें तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर करें तो कार्बन डाइऑक्साइड से 1400 गुना इसका जो है ग्रीन हाउस गैस का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, किसका, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का। तो ये भी खतरनाक है एक तरह से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में अगर बात करें तो 1400 टाइम्स, 1400 गुना मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कुछ कैटेगरीज में, जैसे हेलोन्स की बात हो रही थी, हेलोन्स भी नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन ट्रोपोस्फेरिक सिंक है, हैव ओजोन डिस्ट्रॉइंग एलिमेंट ब्रोमीन, और इसके अंदर भी ब्रोमीन होता है जो क्या करता है, ये करता है ओजोन डिप्लीट, क्या करता है, ओजोन का क्षरण करता है, ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। इसके बाद है PFCs, PFC क्या है, पर फ्लोरोकार्बन्स है, इसके अंदर ओनली कार्बन एंड फ्लोरीन एटम्स है, इसके अंदर क्या क्या है, कार्बन और फ्लोरीन एटम्स हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, नॉन फ्लेमेबल होते हैं, जीरो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल, ये ध्यान रखना, जीरो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस या इनके अंदर जो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल है वो जीरो है, लो टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। एंड एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम इसकी कितनी होती है, लगभग 50,000 ईयर्स होती है, और ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल है कार्बन डाइऑक्साइड से 6500 गुना, 6500 टाइम्स इसका ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल है। देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड 1 करता है तो ये उसका 6500 गुना वैश्विक तापन करता है, ये भी तो देख लो आप, ठीक है। तो ये सारी बातें आराम से देखनी है। ये हम कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, जो हेलोजन्स जो जुड़ जाता है क्लोरीन के साथ, उसके साथ हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरीज हमने देखी, देखो आप ये सारी कैटेगरीज देखी, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है ना, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स के बारे में बात की, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बात की, ठीक है ना।
बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। अब आगे उन टेबल्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हैं वो टेबल्स जिनको हमें अच्छे से देखना है, और यहाँ से अब क्वेश्चन के लिए ये चीज़ आपको बहुत बेहतर तरीके से याद होनी चाहिए। यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, अगर पेपर 2 की बात करें तो फॉर्मूला भी पूछ लिया गया है कि CFC 11 का फॉर्मूला कौन सा है, इस तरह से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो CFC 11 का फॉर्मूला है CFCl3, इस तरह से फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाता है। CFC 12 का फॉर्मूला CF2Cl2, ठीक है, और CFC 113 का फॉर्मूला CF2Cl CFCl2। ये आपको फॉर्मूले भी ध्यान रखने हैं कि कोई इसका कौन सा फॉर्मूला है, आपसे पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को ध्यान रखें कि किसका कौन सा फॉर्मूला है। अगर इनका एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम की बात करें तो CFC 11 का अगर लाइफ टाइम है वो 50 साल है, तो CFC 12 का 102 ईयर है, और CFC 113 का 85 ईयर्स है। तो इनमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि इन तीनों में लाइफ टाइम किसका ज़्यादा है, तो CFC 12 का लाइफ टाइम सबसे ज़्यादा है, 102 ईयर्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में बात करूं तो ये भी फॉर्मूले आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इसी तरह से HCFC22 का फॉर्मूला है CH2Cl, इस तरह से ये फॉर्मूले सारे आपको याद रखना है। इधर इनका फॉर्मूला है फ्रेंड्स, और इधर इनका लाइफ टाइम है कि कितने साल तक ये एटमॉस्फेयर में रह सकता है, ये इनका लाइफ टाइम है, ये आपको याद रखना है, ये इनका जीवन काल है, ठीक है। ऐसे ही HFCs के बारे में, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में है, ये देख ले आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको फॉर्मूला एक बार याद करना है ना। थोड़ा देखो टाइम है आपके पास, आराम से याद कर सकते हो। और परफ्लोरोकार्बन्स के बारे में है, देखो परफ्लोरोकार्बन में जो टेट्राफ्लोरोमीथेन है, ठीक है ना, इसमें देखो आप कितना लाइफ टाइम है इसका, 50,000 साल है। और C2H6 परफ्लोरो जो इथेन है, इसका लाइफ टाइम देखो आप कितना है, 10,000 ईयर है। तो इस तरह से ये जो यहाँ पे फॉर्मूला कौन से जो हम यहाँ पे जो नाम पढ़ रहे हैं ना फ्रेंड्स, इनके फॉर्मूले याद करना है आपको कि किसका कौन सा फॉर्मूला है और किसका कितना लाइफ टाइम है। ये आपको सब दिख रहा होगा, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इसको शांति से आप समझ सकते हैं कि क्या है, ठीक है। अरे समझ लोगे ना, प्लीज़ बताओ समझ लोगे? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अति उत्तम। ये सारा आपको एक स्क्रीनशॉट लेके देख लेना है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल, जिसको शॉर्ट में ODPs बोलते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल एंड 100 ईयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अगर हम एक रिलेटिव मानते हैं CFC 11 को, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके रिलेशन में हम निकालते हैं। अगर ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल वगैरह निकालें तो बेसिकली हम CFC 11 के रिलेटिव निकालते हैं, इनको सापेक्ष मान के CFC 11 को बाकी का निकालते हैं। तो अगर मैं CFC 11 का ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल 1 मानूं, CFC 11 का CFCl3 जिसका फॉर्मूला है, याद जरूर रखना है फॉर्मूला। और ग्लोबल पोटेंशियल भी अगर 1 माने, क्योंकि रिलेटिव इसको 1 मान लेते हैं, जिसका रिलेटिव लेते हैं उसका 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही CFC 12 का कितना होगा, CFC 12 का ग्लोबल जो पोटेंशियल है ओजोन डिप्लीटिंग वो भी 1 है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल 2.3 है। अगर उसका 1 है तो इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका 2 गुना से भी ज़्यादा है, 2.3 है। ऐसे ही CFC 113 का जो फॉर्मूला है ये, ठीक है फ्रेंड्स, और इसका ओजोन डिप्लीटिंग जो पोटेंशियल है वो 1 है, और इसका अगर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पूछे तो 1.3 है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, थोड़ा दिमाग पकड़ के मत बैठना कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल बेसिक सी बात है। किसी CFC 11 को हमने क्या रिलेटिव या सापेक्ष मान लिया, इसको 1 मान के सारी चीज़ें देख रहे हैं कि उसका कितना होगा, उसका कितना होगा। वैसे ही हम HCFC 22 ये सारी चीज़ का दिया हुआ है, हेलोन्स का दिया हुआ है, ठीक है, हेलोन 1211 का, 1301 का, मिथाइल क्लोरोफॉर्म का, ये सारी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टेबल आपको याद करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि पहला तो ये कि हम जो रिलेटिव पोटेंशियल किसको मान के निकालते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग बेसिकली CFC 11 को मान के निकालते हैं बेसिकली, तो वो कितना कितना है ये देख लो, है ना। कौन कौन सा फॉर्मूला है ये भी आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको पता है सिलेक्शन में एक एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल होता है, अगर हम इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। तो ये टेबल को क्या करें, आप स्क्रीनशॉट लेके आप देखते रहें इसको, जैसे आपकी स्क्रीन पे लगा लिया, कभी आप बैठे हैं तो देखते रहे क्या क्या वैल्यूज़ थी, ठीक है। एग्जाम से पहले 2-3 बार देख लें, टेंशन नहीं लेनी है, बस 2-3 बार देख लोगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे फ्रेंड्स।
बहुत अच्छा, वेरी गुड। और ये भी आपको याद रखना है, ये भी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों टेबल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इधर हमने बात करें हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की, और यहाँ पे जो रिलेटिव रखा है, जैसे वहाँ पे हमने CFC 11 को रखा था, यहाँ पे हम अगर ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल निकाल रहे हैं रिलेटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मान लेते हैं तो किसका कितना होगा, ये बात है। ये फर्स्ट पेपर है जो पेपर 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। पेपर 1 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेबल बन जाती है ये। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसका केमिकल फॉर्मूला हम CO2 की बात कर रहे हैं, इसका लाइफ टाइम देखो कितना है, लाइफ टाइम से भी क्वेश्चन आ जाता है। 50 से 200 साल इसका लाइफ टाइम है। अगर इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 मान लिया जाए, 20 साल, 100 साल और 500 साल में, तो मीथेन का कितना होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? 12 गुना, सॉरी लाइफ टाइम तो इसका 12 है, 12 ईयर है, बट जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 20 ईयर में 62 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62 गुना, ठीक है। 100 ईयर में 27 गुना, 500 ईयर में 7 गुना। ये एक है, यानी कि टाइम होरिजन इन ईयर्स है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात हो रही है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिलेटिव माना है, कार्बन डाइऑक्साइड का हमने 1 मान लिया, और उसके सापेक्ष जैसे बढ़ते हैं मीथेन का, नाइट्रस ऑक्साइड का देखो, फिर CFCl3 का, ऐसे इसको सीक्वेंस में याद करना है आपको कि कैसे बढ़ते हुए क्रम में है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का। इसका UGC नेट के पेपर 1 में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो इस टेबल को भी आप याद रखें। ये टेबल किसके बारे में है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में है। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मानते हुए, कॉन्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा मैं, पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा है, कैसे कैसे सीक्वेंस बढ़ता हुआ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मानते हैं, देखो पोटेंशियल कितना बढ़ रहा है, देखो कितना ज्यादा है, ठीक है। तो इसे देखना है, ऐसा नहीं है कि इसको रट लो सारा बढ़ता हुआ है, बीच बीच में वैल्यूज बदल रही है, तो देख लेना। इसमें सारे तो आपको याद नहीं होंगे, आप कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC के बारे में जरूर याद कर लें। ये 4-5 चीजें जरूर याद कर लें, सारा तो टेबल याद होना बहुत मुश्किल हो जाएगा फ्रेंड्स, इतना जरूर याद कर लें। याद कर लोगे ये टेबल, इसको एक एक को पढ़ के तो बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये बताना है था कि भी ये है जो टेबल किसके बारे में है, ये वैल्यूज आपको याद करनी है, यहाँ से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेके याद तो आपको ही करना पड़ेगा ना। सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि आपके पास कोई इनको याद करने की एक टेबलेट हो, इतनी टेबल याद करनी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, प्लीज़ याद करना पड़ेगा। तो ये टेबल्स हैं जो ये आपको याद करनी है, ठीक है। याद करोगे ये टेबल्स? अरे करोगे ना, चलो बहुत बढ़िया। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको याद करना है, शांति से चित्त रिलैक्स रखना है, मन शांत रखना है, और हमेशा खुश रहने की पूरी कोशिश करनी है। हमारे प्ले स्टोर में एक ऐप है जिसका नाम है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 EVS इन दोनों के रिकॉर्डेड सेशन चल रहे हैं। पेपर 1 किसी को लेना है तो पेपर 2 भी कोई ज्वाइन कर सकता है। और इसी एग्ज़ाम के लिए 20 से 30 सितंबर में जो एग्ज़ाम होने हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, जिसमें 10 की 10 यूनिट आप रिकॉर्डेड सेशन मिलेगी आपको, आप किसी भी समय देख सकते हैं। हर टॉपिक इसमें क्लियर होने की पूरी हमने कोशिश की है। और नए सेशन के लिए जो दिसंबर के लिए हमें जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं, कुछ अपडेशन चल रहा है, बिल्कुल स्मार्ट सेशन लेके आने आपके लिए, जिसमें आपको पूरी ऑफलाइन की फीलिंग आएगी और अच्छे से हम पढ़ाई करेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने चित्त को शांत रखें, मन को खुश रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, सब बहुत बढ़िया है और सब बहुत बढ़िया होगा। बस मेहनत को जारी रखें फ्रेंड्स। कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना, अब आपको लग रहा है कि टाइम है, ये टाइम कब निकल जाएगा, क्योंकि समय निकलते समय नहीं लगता फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखना है। तो बिल्कुल आराम से चीज़ों को पढ़ा करो और जितना हो सके रिवीजन किया करो। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कैसे पढ़ना है। पढ़ाई का एक ही मूल मंत्र होता है कि कंटिन्यू होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, और रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं PYQs वो तो होनी चाहिए, क्योंकि उससे ही आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। वरना आप पता नहीं क्या पढ़ते रहेंगे, उससे कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। तो स्मार्ट स्टडी भी होनी चाहिए हार्डवर्क के साथ, तभी कुछ रिजल्ट्स अच्छे आएंगे फ्रेंड्स। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपना मन शांत रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बेहतर होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।